Hello everyone, my name is Nishant and I'm speaking on behalf of Winners. विनर्स एक इंग्लिश अकेडमी है जो पिछले 34 सालों से कोटा राजस्थान में लोगों को इंग्लिश सिखा रही है. इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम कोटा, सो आपको ये मैं बता देता हूँ दैट वी हैव टू ऑफलाइन सेंटर्स इन कोटा. एक गुमानपुरा में है और एक महावीर नगर 3rd में है. एंड इफ़ यू डोंट बिलोंग टू कोटा और अगर आप ये वीडियो किसी और जगह से देख रहे हैं, सो यू शुड नो दैट वी ऑल्सो टेक ऑनलाइन लाइव क्लासेस अक्रॉस द कंट्री. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो. इसको आप इंट्रोडक्टरी वीडियो बोलें, डेमो वीडियो बोलें, मैं इसको एक डिटेल काउंसलिंग सेशन बोलना पसंद करता हूँ बिकॉज इसके अंदर मैं बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. दिस वन वीडियो विल बी एन आई ओपनर फॉर यू. इसके ज़रिए ही आप बहुत कुछ सीखेंगे. राइट, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेज जिनसे आप बहुत अच्छे हो सकते हैं इंग्लिश में एंड हाउ वी कैन हेल्प यू इन अचीविंग दोज aspirations of yours of being really fluent in English, being really good in English. And again, this institution has been running in Kota for 34 years. 34 साल से अगर कोई संस्थान अंग्रेजी ही पढ़ा रही है तो इमेजिन कर सकते हैं कि उनके पास प्रॉपर टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, मेथोडोलॉजी है जिसकी मदद से वो इतने सारे स्टूडेंट्स को, हज़ारों स्टूडेंट्स को अब तक सिखा चुकी है. तो आप भी डेफिनेटली हमारे मेथड्स के ज़रिए, हमारी सजेशंस के ज़रिए अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. अगैन, we have trained thousands of students. मेरी पूरी फैमिली apparently इसमें ही है. It was started by my father in 1990. After that my mother joined, then my elder sister, then I came in, and then my wife is also a part of this academy itself. If I talk about myself, I have a total experience of 7 years in spoken English as well as training students for the IELTS test. And along with that, I have also worked in IT for a period of around 5 years. मैं पहले पुणे में था, IT में जॉब करता था, wherein I served companies like Infosys Technologies and Tata Consultancy Services. So that's about me. Now, गोइंग फॉरवर्ड, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ. तो जिस तरीके को मैं बोलना पसंद करता हूँ, राम बाण तरीका. राम बाण हर चीज़ पे काम करता है. सो दिस इज़ द मेथोडोलॉजी दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट दिस मेथोडोलॉजी वर्क्स एज वाटर फॉर अ थर्स्टी पर्सन. जैसे जब आपको प्यास लगती है तो पानी ही आपकी प्यास बुझा सकता है. ये जो मेथोडोलॉजी है, इट इज़ सो वेल रिसर्च्ड कि आपकी जो एस्पिरेशंस हैं अच्छे से इंग्लिश बोल पाने की, उसको ये मेथड फुलफिल करता है. सो ट्रस्ट मी, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. इट विल डेफिनेटली बी एन आई ओपनर फॉर यू. नाउ, learned from experience, as I was telling you that my overall experience has been of 7 years. But again, if I tell you the truth, मैं तो शायद जब 10th क्लास में था तब से ही इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ, because again this was started by my father in 1990. तो even when I was in 10th class, when I was 16 years old, I used to go along with him to the academy and train students. Alright, so मेरे एक्सपीरियंस में मेरे फादर के 34 years का एक्सपीरियंस भी जुड़ा हुआ है. So you can understand how much I know this field and how well I can guide you in this. Let's talk about the wrong approaches first. Now you must be surprised कि गलत तरीके क्यों बता रहे हो. See, as a trainer मैंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं which is happening around us. तो बहुत से गलत तरीके भी हैं जो रेकमेंड किए जाते हैं कई जगहों पे, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा. लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल. लाइकवाइज इंग्लिश की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर, बट उनमें कई सारी वीडियोस ऐसी हैं जो कि उन लोगों ने बनाई हैं जिनका कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं. दे जस्ट रेड इट फ्रॉम समवेयर, और मे बी देयर इन्फ्लुएंसर्स, दे थॉट कि चलो वीडियो बनानी तो बना ही देते हैं, तो उन्होंने भी बना दी. बट अगैन, दोज वीडियोज़, द सजेशंस इन दोज वीडियोज़ आर नॉट वेरी हेल्पफुल बिकॉज उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर चीज़ों को रियलिटी में देखा नहीं है. तो उन रॉन्ग अप्रोचेस को भी डिस्कस करना पहले ज़रूरी है, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स उन वीडियोस से इन्फ्लुएंस होकर उन रॉन्ग अप्रोचेस को फॉलो करने लग जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू गेट देयर डिजायर्ड रिजल्ट्स. उनको अपनी इच्छा के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, एंड देन दे डेवलप अ बिलीफ और अ फेयर कि यार ये तो सीखना बहुत मुश्किल है. अब वो मुश्किल उनको इसलिए लग रहा है बिकॉज वो गलत तरीके फॉलो कर रहे हैं. अगर आप सही तरीका फॉलो करोगे तो आई बिलीव इंग्लिश इज़ द ईजिएस्ट लैंग्वेज ग्लोबली. तो अगर आप सही तरीका फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू लर्न इट रियली क्विकली. राइट, एंड आई टेल यू हाउ वी कैन हेल्प यू इन दैट. बट उससे पहले हम उन गलत तरीकों को डिस्कस करेंगे. वो पूरी तरह से गलत नहीं है, बट अगैन दे शुड नॉट बी योर फर्स्ट स्टेप. वो फर्स्ट स्टेप हो सकते हैं किसी ऐसे इंसान के लिए जो थोड़ी बहुत इंग्लिश पहले से जानता है या फिर जिसके पास थोड़ा नॉलेज पहले से है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वो फर्स्ट अप्रोच उनके लिए नहीं हो सकती. राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज अप्रोचेस विच कैन डेफिनेटली बी द सेकंड एंड द थर्ड वन, बट डेफिनेटली नॉट द फर्स्ट वन. सो अगैन, आई जस्ट टोल्ड यू व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू डिस्कस देम, टू मेक श्योर दैट यू फॉलो द राइट पाथ. अगर आप सही रास्ते को फॉलो करेंगे तो मंजिल पर तो पहुंच ही जाएंगे. अगर रास्ता ही गलत है तो मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. राइट, एंड अगेन एज आई सेड, इट कैन बी द सेकंड और द थर्ड अप्रोच, बट डेफिनेटली नॉट द फर्स्ट वन. नाउ मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट अप्रोच. अगेन, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इट इज़ रिटन एनवायरनमेंट. आप में से काफ़ी सारे लोग इसको देख के मुझे बोलेंगे, सर एनवायरनमेंट इज़ अपेरेंटली द बेस्ट अप्रोच टू लर्न एनी लैंग्वेज, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट. बट आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि क्या आपके पास माहौल है,
क्या आप अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करते हो? क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करते हो? डेफिनेटली नॉट। अगर होता तो आप डेफिनेटली सीख जाते। हिंदी आपने उसी से सीखी है, या फिर और भी कोई अगर आप रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं तो आपने वो वैसा ही सीखा है, राइट, माहौल से। बट इफ यू टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री, स्पेशली द नॉर्दर्न स्टेट्स, माहौल नहीं है। फैमिली में इंग्लिश में बात नहीं की जाती। इवन इफ यू ट्राई टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट, 2 या 3 दिन रहता होगा, आप खुद अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो, उसके बाद नहीं हो पाता है। लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु टेल कि आप मूवीज देखना शुरू कर दो, गाने सुनना शुरू कर दो। दैट विल हेल्प आफ्टर अ सर्टेन लेवल, बट इनिशियली तो इट डज नॉट हेल्प, और वो भी आप सिर्फ कुछ दिन ही कर पाते हो। लेटर ऑन यू गेट ऑक्यूपाइड विद अदर थिंग्स, बिकॉज ऑफ विच ये पीछे रह जाता है। तो एज आई सेड, एनवायरनमेंट इज अपेरेंटली अ वेरी गुड अप्रोच, बट बिकॉज वी डोंट हैव इट, एंड एनवायरनमेंट भी हमें ऐसा चाहिए जिसमें 24 घंटे 7 दिन कोई एक व्यक्ति हमारे साथ हमसे बेहतर इंग्लिश जानने वाला इंग्लिश में कम्युनिकेट करे। एंड यू योरसेल्फ कैन टेल मी, क्या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं? अगर हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट अगैन वेरी फ्यू पीपल हैव दैट एनवायरनमेंट। दैट्स वाई वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। बहुत कम लोगों को अंग्रेजी बोलनी आती है। ज़्यादातर लोग, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं इवन टुडे, राइट नाउ। सो एनवायरनमेंट अगैन इज अपेरेंटली अ गुड अप्रोच, बट नॉट फॉर अस, majority of us, because again we don't have it. Now moving to the next one, thinking in English. इसकी तो मैंने कई सारी वीडियोस देख ली। Now thinking in English can be a good approach for those जिनको कुछ नॉलेज है। इसको ऐसे समझते हैं, I'll put a very simple example in front of you. I belong to India, मैं हिंदी जानता हूँ, राइट, इंग्लिश जानता हूँ। Now if someone comes to me and tells me कि सर आप फ्रेंच में बात करो या फ्रेंच सोचो, क्या मैं सोच पाऊंगा? या आपको ही अगर मैं पूछूं कि आप फ्रेंच में सोचो, आपको फ्रेंच बोलनी आ जाएगी, यू आंसर मी, क्या आप उसमें कुछ भी सोच पाओगे? हो सकता है कोई 1-2 वर्ड आप सोच लो जो आपने किसी बुक में पढ़ लिया या फिर किसी वेब सीरीज या किसी मूवी में देख लिया, बट अगैन क्या आप उसी को बार बार सोचते रहोगे? नो, राइट। सो अनटिल एंड अनलेस यू हैव द राइट नॉलेज, आप क्या ही सोचोगे, राइट? एंड हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू? सो थिंकिंग इन इंग्लिश इज इफेक्टिव फॉर, आई वुड से, 5 to 10% पीपल, बिकॉज उन्हें कुछ नॉलेज है, उन्हें बस थोड़ा सा डर है, राइट? But thinking in English again can be a second or a third approach, but definitely not at all the first approach. So again, ये जो suggestion आपको देते हैं वो भी again valid, applicable for, I would say, 1 to 2% people of our country, or maximum 5 to 10%. But again, I mean, as many as people I have trained, I know ये तरीका उनके लिए directly काम नहीं करता है. This is also a suggestion which I give in my sessions, but later on, not in the beginning. Now moving on to the third one, रट्टा लगा लो। schools में तो हम यही कर रहे हैं, राइट, एग्जैक्टली यही किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी हैव डन टू पास एग्जामिनेशंस, रटा है। अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बात करें तो उसमें भी स्टूडेंट्स को यही करना पड़ रहा है, और अगर हम हिंदी मीडियम की बात करें तो वहाँ जो थोड़े बहुत एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश के, मोस्टली स्टूडेंट्स रट कर ही पास करते हैं। दिस इज़ द रियलिटी, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप मेरे से इस बात को लेकर अग्री करेंगे कि ये तो गलत है। रट कर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस रट भी लेते हो, या कुछ बेसिक 100, 200, 1000 सेंटेंस भी अगर आप रट लेते हो, और आपकी मेमोरी शार्प है, आप उसमें से 500 भी याद रख लेते हैं, आप अपने मन की हर बात को नहीं कह सकते। रटे हुए सेंटेंसेस बस बीच में फिलर्स का काम करते हैं। एज एन, आप 50 बातें हिंदी में बोलेंगे और बीच में एक लाइन आपकी इंग्लिश में आ जाएगी, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, मे आई कम इन, क्लोज द डोर, आई एम बिजी। बट अगैन, इफ यू वांट टू हैव एन एंटायर कॉन्वर्सेशन, अगर आप चाहते हैं कि अपने मन की हर बात को सामने वाले के साथ इंग्लिश में बात करें जैसे आप हिंदी या अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर पाते हैं, रट कर वो पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो जो अप्रोच मोस्टली हमने स्कूल्स में फॉलो करी कि भाई रट के एग्जाम पास कर लें, अगैन नॉट एट ऑल गोना हेल्प अस, बिकॉज आप कितना रट लोगे और उसको याद रख पाना मुश्किल है, और अगर रट भी लिया तो अपने मन की हर बात को आप नहीं रट सकते। दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर, आई वुड से, 99.999% पीपल। अगैन दैट डज नॉट वर्क। सो रटना तो टाइम और एनर्जी का वेस्टेज है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू अग्री विद मी on this. Now moving on to the fourth approach, which again can be again a second or a third approach, but again not the first one. Start speaking directly with broken knowledge. Now इससे तो confidence कई बार और गिरता है, because I've seen people coming and telling me कि सर मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ तो मेरे घर वाले हंसने लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता है, वो मेरे पे हंसता है, वो मेरी गलतियाँ निकालता है। ये तो आपको डीमोरलाइज करता है, ये आपको डीमोटिवेट कर सकता है तरीका, राइट? इमेजिन अ सिनेरियो, जैसे मैं आपको सीधे ग्रुप में बिठा दूँ 15-20 लोगों के बीच, और मैं आपसे उम्मीद करूँ कि आप इंग्लिश बोलने लग जाएं। अब हो सकता है 3-4 लाइनें बोल भी लेंगे, लेकिन 5वीं छठी पे आपको वापस हिंदी में आना पड़ जाएगा, और जो 3-4 लाइनें आप बोल रहे हो उनमें भी तो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, और आपको अगर कोई करेक्ट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली आप इंप्रूव ही नहीं हो पा रहे, और अगर करेक्ट कर रहा है तो आप नहीं समझ पाओगे, बिकॉज जो एरर्स आप उस समय कर रहे होंगे ना, उनका कोई पैटर्न नहीं होगा, कोई ट्रेंड नहीं होगा, वो काफ़ी कुछ समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको कोई सिर्फ वर्बली बता भी देगा कि भाई आप ये सेंटेंस ऐसे मत बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक अंडरस्टैंड एवरीथिंग वर्बली फ्रॉम एनीवन। तो इससे इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आप शौक पूरा करने के लिए कर सकते हैं। एंड अगैन आई हैव एक्सपीरियंस, ज़्यादा दिन ये करने से तो कई बार स्टूडेंट्स डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। 3-4 लाइन के बाद हिंदी बोलनी पड़ती है, और जो थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल भी लेता हूँ 3-4 लाइनें, वो भी गलत होती है, सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है, राइट? सम पीपल कम टू मी एंड आस्क मी एंड टेल मी कि सर ग्रामर कहाँ इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। आई टेल देम वन थिंग,
2 सेंटेंस बोलूँगा आपके सामने, छोटा सा डिफरेंस आपको उनमें दिखेगा, बट उनके मीनिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इतने से डिफरेंस से अगर मीनिंग चेंज हो जाता है तो कितना कुछ मैटर करती है ग्रामर। लेट्स टेक दैट एग्जांपल। एक सेंटेंस है ही इज़ हेडेक एंड दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ हेडेक। दोनों में मामूली से अंतर है ना, एक में मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज़, दूसरे में लगा दिया हैज़। Now you yourself tell me if you know the meaning of these two sentences, you will realize, जिन लोगों को समझ में आ गया वो तो समझ चुके होंगे कि दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग है, तो ग्रामर से फर्क पड़ा। जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको बता देता हूँ। ही इज हेडेक का मतलब होता है वह सिर दर्द है, ही हैज हेडेक का मतलब होता है उसे सिर दर्द है। तो एक इज और हैज के स्वैप होने से ही मीनिंग में काफ़ी चेंज आ जाता है। सो अगेन ग्रामर मैटर करती है, ये तो बस एक एग्जाम्पल है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स विच प्रूव द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर। ऑब्वियसली नॉट हाउ यू लर्न इट इन स्कूल, बट अगेन थोड़ी बहुत तो हमें आनी ही चाहिए। जब तक हमारे सेंटेंसेस की एक्यूरेसी इम्पैक्ट नहीं हो रही है तब तक हमें ग्रामर को इम्पोर्टेंस देनी ही होगी। नाउ आई होप जो चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी तक आप लोगों से डिस्कस करी है आपको उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी, बिकॉज हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी किसी गलत रास्ते को फॉलो कर रहे हैं एंड किसी वजह से अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। सो नाउ यू नो कि इन अप्रोचेस को कब यूज़ करना चाहिए। ऑब्वियसली नॉट द फर्स्ट स्टेप, बट हाँ आगे जाके इनकी ज़रूरत पड़ती है। बट अगैन लेट्स टॉक अबाउट द राइट अप्रोच फॉर एवरीवन। नाउ जो ये राइट अप्रोच की मैं बात करने वाला हूँ, दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज नॉट जस्ट यूजफुल फॉर वीक स्टूडेंट्स। द राइट अप्रोच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईली एसेंशियल फॉर इवन दोज पीपल जो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं और उनको अपने आप को अपग्रेड करना है, लेवल अप करना है। सो द राइट अप्रोच एज यू कैन सी इज बिल्डिंग नॉलेज फर्स्ट। एक कॉमन वर्ड जो सब बोलते हैं व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, वो है हेजिटेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है झिझक। आप में से कई सारे लोगों को होती होगी, और अगर नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है। आपने सुना ज़रूर होगा कि यार उसको इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती है, या मुझे इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती है, मेरे फ्रेंड्स को इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू टॉक टू देम प्रॉपर्ली इन इंग्लिश। सो हेजिटेशन या झिझक होती क्यों है? इसका सबसे बड़ा रूट कॉज है नॉलेज। 2 तरह के लोगों से मैं मिलता हूँ। पहली कैटेगरी के लोग वो हो गए जो ज़्यादा वीक होते हैं इंग्लिश में। उनके साथ क्या होता है, इंग्लिश बोलते जब वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं उन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं है कि इस बात को इंग्लिश में कहना कैसे है या किसी भी बात को इंग्लिश में कहना कैसे है। हो सकता है 2-4 तरह के सेंटेंसेस वो जानते भी हैं, बट क्या वही बात हर बार बोलेंगे? नहीं। अगर वो चाहते हैं किसी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बात कर सके तो वो कुछ बेसिक नॉलेज या लिमिटेड नॉलेज के साथ क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी तो उन स्टूडेंट्स की होगी जो बहुत वीक है, जिन्हें फिलहाल पता ही नहीं है कि इस बात को इंग्लिश में कहना कैसे है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की होगी जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, बिकॉज इंग्लिश मीडियम में पढ़े, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट भी मिल गया, कुछ फ्रेंड्स ऐसे मिल गए जो इंग्लिश अच्छी जानते थे, बट उनको भी हेजिटेशन फील होता है। क्यों? क्योंकि बोलने से जस्ट पहले उनके अंदर से आवाज़ आती है कि शायद हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है, इसका कुछ और मतलब बन सकता है। इस वजह से, उस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ट्रिगर होता है, विच इज़ अपेरेंटली हेजिटेशन। तो आप मुझे बताइए, जिस दिन आपको ये श्योरिटी आ गई कि जो आप सोच रहे हो, जो लिख रहे हो, जो बोल रहे हो, वो वही है जो आप कहना चाहते हो, तो क्या आप हेजिटेट करोगे? नहीं करोगे। बिकॉज हिंदी या कोई भी रीजनल लैंग्वेज अगर आप बोलते हैं कॉन्फिडेंटली, वो इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि अंदर से आपको पता होता है कि आपके जो थॉट्स हैं, आप उसको जब इस भाषा में बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो सामने वाला भी उसका वही मतलब लेगा। बट इंग्लिश के केस में ये डाउट आता है कि कहीं इसका मतलब चेंज तो नहीं हो रहा, कहीं ये पूरा गलत सेंटेंस तो नहीं है, राइट? सो जिस दिन आपको श्योरिटी आ जाती है कि जो आप सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, वो सही है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के बोलते हो। और इसके लेवल से, लेवल 1 ऑफ नॉलेज, लेवल 2 ऑफ नॉलेज, लेवल 3 ऑफ नॉलेज। सो एज आई सेड, ये हर लेवल के कैंडिडेट के लिए डेफिनेटली मैटर करती है इफ़ दे वांट टू अपग्रेड देमसेल्व्स, राइट? और बिगिनर्स के लिए तो खैर यही फर्स्ट स्टेप है। इनफैक्ट आई नो 70% ऑफ इंडियंस आर बिगिनर्स इन स्पोकन इंग्लिश। few people know how to speak or they already have a certain level, but उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता क्योंकि थोड़ा बहुत बोल के अटक जाते हैं, या कई जगहों पे उनको डाउट होता है कि हमारे सेंटेंसेस गलत हैं, इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं, राइट? सो बिल्डिंग नॉलेज इज द की, लर्निंग हाउ टू से एवरीथिंग इन इंग्लिश फर्स्ट इज द की। आप सीखे कैसे? सो सही तरीका सीखने का, सिखाने का क्या है, मैं उसकी बात करूँगा। सो दी अपकमिंग स्लाइड्स आर डेफिनेटली मोर एजुकेशनल। इनमें आप कुछ डेफिनेटली सीखोगे आज वीडियो के एंड तक। ऑलराइट, सो नाउ द फर्स्ट अप्रोच इज लर्निंग हाउ टू से एवरीथिंग इन इंग्लिश। नाउ मैं सेंटेंसेस या कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प लूँगा इसको आपको बेहतर समझाने के लिए, राइट? सो द फर्स्ट सेंटेंस दैट आई हैव रिटन ओवर हियर इज, मैं क्रिकेट खेलता था। अब किसी भी सेंटेंस को समझने के, समझाने के 2 तरीके हो सकते हैं। मैं पहले उस तरीके की बात करूँगा जो मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, मेरी एकेडमी पे हम सब ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो है एक्सप्रेशन को सेंस करना, उसके भाव को महसूस करना।
और उसकी प्रैक्टिस करनी। वो प्रैक्टिस वाली बात पे अपन नेक्स्ट आएंगे, बट भाव को महसूस करना, एक्सप्रेशन को सेंस करना कैसे है उसकी बात करते हैं। मैं क्रिकेट खेलता था। दिस पर्टिकुलर सेंटेंस is showing the expression of past habit or past routine. Let's understand this with the help of few more examples. मान लीजिए आप मुझसे पूछें कि सर आप जब स्कूल जाते थे तो आपका रूटीन क्या था, आपकी दिनचर्या क्या थी, तो मैं कैसे बताऊंगा कि भाई मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठता था, 7 साढ़े 7 8 तक मैं तैयार हो जाता था, 8:30 तक मैं स्कूल पहुंचता था, 2 बजे मैं घर आता था, 4 बजे मैं ट्यूशन जाता था। तो इन सभी सेंटेंसेस में एक रूटीन का सेंस है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं एज अ रेगुलर बेसिस करता था। नाउ व्हेन आई से रूटीन, ये ज़रूरी नहीं है कि ये डेली रूटीन हो। इट कैन बी अ वीकली रूटीन, इट कैन बी अ मंथली रूटीन, इट कैन बी एन एनुअल रूटीन, राइट। जैसे मैं हर महीने उस मंदिर में जाता था, राइट। सो रूटीन नीड नॉट बी just a daily one, it can also be a monthly, a weekly or an annual routine, right? So expression समझना ज़रूरी है कि ये वो सेंटेंस है जो कि भूतकाल की दिनचर्या या पास्ट हैबिट या रूटीन को एग्जिबिट कर रहा है। अब एक आउटडेटेड अप्रोच भी मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। एज आई हैव रिटन, आउटडेटेड अप्रोच कुछ जगहों पे इसको फॉलो किया जाता है, बट आई पर्सनली डोंट लाइक इट। ये शुरू में हेल्प कर सकती है स्टूडेंट्स को, बट एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा है। दिस एक्चुअली लीड्स टू मोर कन्फ्यूजन्स एज वी प्रोसीड, एज वी लर्न मोर स्ट्रक्चर्स, एज वी लर्न मोर सेंटेंस टाइप्स। तो ये बता ज़रूर देता हूँ बिकॉज देर आर अ फ्यू पीपल हु हैव रिलाइड ऑन दिस एंड हु हैव ट्रस्ट ऑन दिस, बट अगैन आई पर्सनली डोंट ट्रस्ट इट अ लॉट। मुझे ये वाला अप्रोच ज़्यादा पसंद है। मैं अपनी क्लासेस में, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन लाइव हो, इन्हीं की बात ज़्यादा करना पसंद करता हूँ। आइडेंटिटी ताथा तेथे तिथि, एक्चुअली आइडेंटिटी या पहचान वो अक्षर है या वो शब्द है जिस पे सेंटेंस यूजुअली खत्म होता है। बट अगैन एज आई सेड, जब आप ज़्यादा स्ट्रक्चर सीखोगे, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करोगे, तो ये रिपीट होने लगते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट दिस माई फ्रेंड्स, एक्सप्रेशन इज मोस्टली यूनिक। हर सेंटेंस टाइप का अपना एक यूनिक भाव होता है, उसका अपना एक मैसेज होता है। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको हर स्ट्रक्चर को रिकॉल करने में आसानी होगी, और आगे जाके जो हमारा गोल है कि हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें, जिसके लिए हमारी थिंकिंग स्पीड को हमें फास्ट करना होगा, एक्सप्रेशन की हेल्प से वो जल्दी अचीव होता है। इनिशियली ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बट देयर आर डेफिनेटली अप्रोचेस जिससे हम एक्सप्रेशंस को अपने स्टूडेंट्स को फील करा पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच उनकी फ्लुएंसी आती है और वो ज़्यादा जल्दी कॉन्फिडेंटली बोलने लग जाते हैं। Now, after understanding the expression of this type of sentences, let's learn how to frame them in English. तो इनको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका used to, subject plus used to plus we1. So let's put it in examples. वह हम रोज़ मेरे घर आता था. So again, he used to come to my home daily, and for this one I used to play cricket. Now, आप में से ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको फ़िलहाल ये नहीं पता होगा। हो सकता है कुछ लोग सोचें कि सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो हम जानते हैं, बट ट्रस्ट मी, द रियलिटी, आई हैव सीन इट एट द ग्राउंड लेवल, बहुत लोग नहीं जानते हैं। ऑलराइट, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, कुछ लोगों को शायद डेली की स्पेलिंग नहीं आती होगी। सो एज आई सेड, ये चीज़ों पे भी वर्क करा जाता है इफ़ यू आर एट दैट लेवल, राइट। सो हमारी कोचिंग में, ऑफलाइन कोर्स हो, ऑनलाइन लाइव कोर्स हो, या हमारी रिकॉर्डिंग्स हो, सब में हम शुरुआत यहाँ से करते हैं। अगैन इट इज़ स्टूडेंट स्पेसिफिक, राइट। सो ये सेंटेंस कैसे बना? सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ अ डिफरेंट पैटर्न। ये सेंटेंस पढ़िए, मुझे उससे मिलना पड़ा। ऑफ कोर्स इसका एक्सप्रेशन इससे अलग है, ऑब्वियसली दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ सेंटेंस फॉर्मेशन। यहाँ हमने बात करी पास्ट के रूटीन की, पास्ट की हैबिट की, राइट। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस टू यू। इस सेंटेंस को समझने के लिए काम करते हैं, दूसरे सेंटेंसेस लेते हैं। कोरोना याद है आप लोगों को? इट हैपेंड इन 2020 2021। उस टाइम पे लॉकडाउन लगा था। उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि हमें घर में रहना पड़ा। कहीं ना कहीं इसमें मजबूरी का भाव है। हमें मास्क पहनना पड़ा, इसमें मजबूरी का भाव है, बिकॉज हम में से किसी ने भी वो चीज़ इच्छा से तो नहीं करी थी। हमें कोविड का इंजेक्शन लेना पड़ा, वो भी मजबूरी ही थी, राइट। सो ये जो सेंटेंसेस हैं जो कि अगेन पास्ट की मजबूरी को शो करते हैं, इंग्लिश में इनको बनाया जाता है हैड टू की मदद से। गेटिंग दिस? अगेन आइडेंटिटी जिसको मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, वो यहाँ पे हो रही है पड़ा। द एक्सप्रेशन इज ऑब्वियसली, एज आई हैव टोल्ड इट मल्टीपल टाइम्स टिल नाउ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एक्सप्रेशन है पास्ट कंपल्शन, भूतकाल की मजबूरी, और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं हैड टू का, राइट। सो दिस सेंटेंस, मुझे उससे मिलना पड़ा, आई हैड टू मीट हिम, राइट, या हमें उसे डांटना पड़ा, वी हैड टू स्कोल्ड हिम। अगेन एज आई सेड, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक
नहीं होगी या उनको इसकी नॉलेज नहीं होगी, तो एज आई सेड अगर आपको रिक्वायर्ड होता है तो हम ये भी सिखाते हैं, बट इफ यू डोंट नीड दिस वी कैन डेफिनेटली प्रोसीड विद फर्दर स्टेप्स। अब आपको मैंने बता तो दिया कि यहाँ पे हम पढ़ने कैसे वाले हैं। स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर को हम एक्सप्रेशन के बेसिस पे कहना सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करना इज़ द की। सो नाउ हमारे ऑफलाइन सेशंस में 2 तरह के बैचेस हम रन करते हैं। पहला होता है एक थ्योरी बैच, जिसे मैं मिनी बैच भी बोलता हूँ, और आई ऑल्सो समटाइम्स कॉल इट अ थ्योरी एंड वर्बल बैच, जिसके अंदर मेरे साथ 2 टीचर्स और प्रेजेंट होते हैं। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ अराउंड 8 to 10 स्टूडेंट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ 3 टीचर्स। सो ऑब्वियसली ये भी एक यूएसपी है, एक स्ट्रेंथ है हमारी एकेडमी की, विच इज़ कम स्टूडेंट्स लेने हैं और हर स्टूडेंट को पर्सनली इंडिविजुअली हर बात कहनी सिखानी है। नाउ व्हाई इज़ इट इंपॉर्टेंट? जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका प्रेजेंट लेवल ऑफ इंग्लिश जो है वो बहुत अलग अलग होता है। कुछ ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं जो बेहद वीक होते हैं, लाइक इन द प्रीवियस स्लाइड व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट, कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्हें फिलहाल इसमें भी कन्फ्यूजन है कि कहाँ हिज लगेगा, कहाँ हर लगेगा, कहाँ यू लगेगा, कहाँ माई लगेगा, बिकॉज ऐसे स्टूडेंट्स भी होते ही हैं बिलोंगिंग टू हिंदी मीडियम बैकग्राउंड्स, कभी इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं, एंड नाउ दे वांट टू लर्न, दे आर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, वो इसका महत्व समझ रहे हैं और अब आप सीखना चाह रहे हैं, तो उनको हम वहाँ से शुरू कराएंगे। नाउ इमेजिन अगर आप एक ऐसे लेवल पे हो जो थोड़ी बहुत इंग्लिश पहले से जानते हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो, बेसिक थोड़ा नॉलेज आपने रखा है, कॉन्फिडेंस हालांकि नहीं है स्पीकिंग का, बट अगर मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ तो इट्स गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू, राइट? बिकॉज आप वो सब चीज़ें तो थोड़ी बहुत सीख चुके हो। ऑब्वियसली दे आर नॉट इनफ, बिकॉज अभी भी आप कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहे हो, बट अगैन उनको रिपीट करना कैन बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू, और अगर रिपीट करना भी है तो आप शायद एक दिन में समझ जाओगे, लेकिन वहीं एक वीक स्टूडेंट है उसको वो कॉन्सेप्ट्स को समझने में ही 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, राइट? सो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम चीज़ों को कहना सीखेंगे एंड सेंटेंसेस थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ सेंटेंस आप क्लास में हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ 2 फैकल्टी मेंबर्स और होंगे, और हम 3 लोग मिलकर एक स्टूडेंट को पर्सनली मेंटर करेंगे। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ क्लास में 6-8 लोग और बैठे भी हैं तो उसमें 2 कुछ और सीख रहे हैं, 1 कुछ और सीख रहे हैं, 2 कुछ और सीख रहे हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ों को सीखोगे, सेंटेंस के थ्रू प्रैक्टिस करोगे। तो एवरी डे किसी दिन आपको 1 स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, किसी दिन 2 सिखाए जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रास्पिंग, एंड उसके ऊपर प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो कुछ आप क्लास में करेंगे लिख कर बोलकर, कुछ आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, प्लस एक स्टूडेंट का एक सेंटेंस हम चेक करते हैं। सो द रीजन फॉर टेकिंग लेस स्टूडेंट्स एंड हैविंग सफिशिएंट स्टाफ मेंबर्स इज दैट जब आपके एक सेंटेंस को चेक किया जाएगा तो कई सारे ग्रामर के छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप उन्हीं के जरिए सीखने वाले हो। ग्रामर आपने स्कूल में ही पढ़ी है, बट अगैन दैट हैज़ नॉट हेल्प्ड यू मच बिकॉज अगैन सब्जेक्टिव अप्रोच थी। हेयर इट्स गोइंग टू बी एप्लीकेशनल अप्रोच। आई एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे कोई एक सेंटेंस लेते हैं, मुझे आपको ऑफिस ढूंढना पड़ा, राइट? और या फिर कह सकते हैं मुझे आपका वेट करना पड़ा। ना द सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर दिस वन इन इंग्लिश इज आई हैड टू वेट फॉर यू। अब वेट के साथ फॉर आएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें भी कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन के, प्रपोजिशंस के, वो हम सेंटेंसेस के माध्यम से ही आपको क्लियर करते रहेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द टाइप्स एंड डेफिनेशंस ऑफ दोज, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देयर एप्लीकेशन, उनको कैसे यूज़ करना है सेंटेंस में, कहाँ क्या आना चाहिए, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके गलत यूज़ से भी मीनिंग में कई बार डिफरेंस आ जाता है। सो अगैन स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर आप जिसे कहना सीख रहे हैं पहले थ्योरी बैचेस के अंदर। नाउ थ्योरी बैच में जो आपका ड्यूरेशन है ये वेरी करता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए थ्योरी बैच की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है, ऑल्दो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, बट अगैन कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए थ्योरी बैच सिर्फ 3 हफ्ते काफ़ी हो जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए थ्योरी बैच 3 महीने लेता है, बिकॉज अगैन डिफरेंट पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट मीडियम ऑफ स्कूलिंग, उनकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट रही है, उनका एनवायरमेंट डिफरेंट रहा था, सो देयर नॉलेज गॉट इम्पैक्टेड इन इंग्लिश। बिकॉज ऑफ दैट आपको आपके हिसाब से सीखना है, आपका ड्यूरेशन आपके हिसाब से डिसाइड होगा। फॉर दैट यू हैव टू विजिट अस, मीट अस, ओनली देन वी विल बी एबल टू गाइड यू इन अ मच बेटर मैनर, राइट? सो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर पहले थ्योरी बैच में हम चीज़ें कहना सीखेंगे, हो सकता है 3 हफ्ते उसमें लग जाए, हो सकता है 3 महीने, दैट विल डिपेंड ऑन योर प्रेजेंट नॉलेज। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, ये चीज़ें भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अगैन लर्न देम स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बता ही दिया है। प्रैक्टिस इतनी करनी है, जैसे हैड टू के अगर मैं आपसे 50 सेंटेंसेस बनवा लेता हूँ लिखा कर, बुलाकर, तो आपके दिमाग में बैठने जाएगा कि जब भी मुझे पास्ट की मजबूरी दिखानी है तो मुझे हैड टू लगाना है। या फिर यूज टू के अगर मैं आपसे 50-100 सेंटेंस बनवा लेता हूँ लिखा कर, बुलाकर, तो क्या आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएगा कि जब भी मुझे भूतकाल की आदत दिखानी है तो मुझे यूज टू का प्रयोग करना है। सो ऐसे ही पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करते करते हम अपने दिमाग में स्ट्रक्चर को बिठा लेंगे, प्लस हर सेंटेंस के साथ कोई ना कोई ग्रामर का छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लर्न समथिंग विद एवरी सेंटेंस। नाउ ऑब्वियसली नॉट अ शॉर्टकट अप्रोच। मैं सारे स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि ये शॉर्टकट नहीं है, आपको रोज आना भी होगा, रोज होमवर्क करना होगा, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट यू। देन आफ्टर teaching you or after helping you upgrade your knowledge, we'll be moving you to a bigger group which will be a 15 students group, जिसे मैं conversation batch कहता हूँ,
right? We have those batches at both our centers, Gumanpura as well as Mahavir Nagar 3rd. इन कॉन्वर्जेशन बैचेस के अंदर हम एक माहौल बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं लोगों के साथ इंग्लिश में बातचीत करने का. और ऑब्वियसली इमेजिन अगर मैं आपको सीधे उस ग्रुप में भेज दूँ, एज आई वाज टेलिंग सम मोमेंट्स अगो, अगर if I move you to that group, you will speak with a broken knowledge which will not going to help you, right? Which is not going to help you. So पहले हम आपको इस लेवल पे लेकर आएंगे कि आप अपने मन की हर बात कहना जानते होंगे. फिर जब आपको कॉन्वर्सेशन में भेजा जाएगा, सो यू विल बी एबल टू स्पीक विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. यू विल हैव ऑल द नॉलेज. आपको पता होगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. विद प्रैक्टिस ऑफ 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स और समटाइम्स इवन 10-12 वीक्स आप फ्लुएंसी भी अटेन कर लोगे. बिकॉज इन आर कॉन्वर्सेशन बैचेस गाइज विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज. विल बी डूइंग ग्रुप डिस्कशंस, रोल प्लेस, पब्लिक स्पीकिंग, ओरल ड्रिल्स, चेन ड्रिल्स, ऑल टू वन, वन टू ऑल, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, मल्टीपल एक्टिविटीज दैट वी हैव डिजाइन ओवर दीज ईयर्स, जिनकी मदद से आप लोगों के साथ इंग्लिश में बातचीत करते हैं. एंड अलग अलग एक्टिविटीज करना जरूरी इसलिए है बिकॉज इफ यू डू द सेम थिंग एवरी डे, इट्स गोइंग टू बी मोनोटोनस फॉर यू एज वेल एज फॉर मी. आई विल गेट बोर्ड एवरी डे if I do the same thing. I want to keep my classes engaging. That's why we have designed so many activities, because that leads to positivity, enjoyment, interesting approaches to learn, and finally the results, the desired outcomes that you are looking for. So again, बहुत interesting way में हम इन conversation batches में English की practice करेंगे. You'll enjoy, you'll meet people from all walks of life, and again it's going to be a great experience for you. I'm pretty sure of that. So now, thank you guys for keeping the patience to watch the video till this part. I hope आपको हमारी methodology समझ में आ गई होगी. Right? I tried to explain it, but again, if you still have doubts, आप मुझसे मिलने आ सकते हैं. You can even call me. My number is available everywhere. And obviously मिलना इसलिए भी ज़रूरी होगा because offline batches में आपके लिए कौन सा कोर्स suitable होगा, आप 3 महीने में सीख सकते हैं, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, वो मैं इस वीडियो के जरिए नहीं बता सकता हूँ. वो आपसे मिलकर ही हम आपको exactly बता पाएंगे कि आप कितने महीने में ट्रेन हो सकते हैं. Accordingly your fees will be decided. फ़ी हमारी रेंज करती है 9,000 से लेकर 16,000 तक. ये जो अमाउंट्स हैं 9, 11, 13, 16, ये पूरे कोर्स की फ़ी के हैं जिसको इंस्टॉलमेंट में भी दिया जा सकता है. एंड अगैन आपके केस में क्या फ़ी होगी ये मिलके ही डिसाइड होगा. बिकॉज अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी तो आपका कोर्स का ड्यूरेशन भी लंबा है. बिकॉज यू आर अ लिटिल वीक राइट नाउ एंड यू रिक्वायर मोर प्रैक्टिस. आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी तो रिलेटिवली ड्यूरेशन ज़्यादा, थोड़ी सी फीस ज़्यादा. बट ट्रस्ट मी, इस कोर्स के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी. योर लिसनिंग एबिलिटीज़ विल इंप्रूव, योर रीडिंग विल इंप्रूव. बिकॉज अगैन अगर आपको मैं ये समझा चुका हूँ कि हर वो सेंटेंस जो कि पास्ट की मजबूरी दर्शाता है, हैड टू से बनता है, अगर वैसा कोई सेंटेंस आपके सामने इंग्लिश की किसी बुक में आ गया या किसी भी सब्जेक्ट में आ गया जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, अगर आप उस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसके हिंदी अनुवाद को आप बेहतर समझ पाएंगे. तो यार रीडिंग कॉम्प्रहेंशन विल इंप्रूव. बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं. इट्स नॉट जस्ट हैड टू, यूज टू. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, हैज़, हैव, हैड. Multiple things are there that you will be learning, you will be practicing, and obviously आपकी reading improve होगी, written भी improve होगी. Because during our theory batches as well as when we'll move you to the conversation batch, जब आपको 15 लोगों के ग्रुप में भेजा जाएगा, there will be a lot of paragraph writing, answer writing involved. तो आपकी written skills भी improve होने वाली हैं, wherein you will be write everything that's coming to your mind. And again, target तो speaking को improve करना है, तो वो तो होने ही वाली है. So as I said, I'll put it in a nutshell. इस कोर्स से आपकी listening, reading, writing, speaking सब improve होगा. आप एक भाषा को भाषा की तरह सीखोगे, रट कर नहीं या फिर superficially नहीं, in depth सीखोगे. But again, as I said, हमारे पास सब कुछ है. methodology है, टीम है, सेंटर्स हैं, स्टडी मटेरियल है, everything that you require we have it. But दवाई नहीं है, इंजेक्शन नहीं है. आपको हमारी क्लास को सीरियसली अटेंड करना पड़ेगा, सीरियसली होमवर्क करना होगा, सिंसियरिटी के साथ पढ़ना होगा, एंड इवेंचुअली यू विल सी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इन योर communication skills if you follow everything that we recommend you on a daily basis. Thank you.